Hello everyone, I am back with the sixth lecture of the chapter The Enemy from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Sadao is all set to operate the prisoner. He has already brought his emergency surgeon bag, and he is also wearing his surgeon's coat. That means he is all set to operate that man, that prisoner. And we also saw that his servants were not cooperating. वो लोग cooperate नहीं कर रहे थे. They were not ready to they didn't want Sadao to heal that prisoner. वो लोग नहीं चाहते थे कि Sadao उस prisoner का operation करे. So they were not supportive. They were not cooperating their masters. Yumi also, she refused to clean the white man. वो मना कर देती कि नहीं हम उसको साफ़ नहीं करेंगे. After that Hannah herself cleaned the white man. वो खुद उसको साफ़ करती है. And now Sadao is ready to operate. वो operation के लिए ready है. Now we'll see what happens next. You have decided to operate. She cried. Hannah चीखती है कि तुम ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो. Yes, he said shortly. और वो बिना किसी की सोच समझ के वो सीधे बोलता है हाँ हम ऑपरेशन करेंगे. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments upon it. अब क्या होता है कि वो पूछ रही है उससे कि अभी तक ये लोग ये तो नहीं किए थे ना. इसको हैना को ऐसा लगा कि अब इस पर एक और डिस्कशन होना बाकी है. अब वो लोग फाइनल डिस्कशन करेंगे तब जा कर के वो ऑपरेट करेगा. लेकिन नहीं, सदाओ इज़ एडमेंट. वो ऑपरेशन करने के लिए आ जाता है और वो जैसे ही वो पूछती वो बोलती है क्या तुम ऑपरेट करने जा रहे हो. तो वो कहता है हाँ, और फटाक से पीछे मुड़ता है. अपनी पीठ उसके तरफ कर लेता है और वो एक स्टेरिलाइज टावल यानी कि एक साफ़ किया हुआ पूरी तरीके से क्लीन. स्टेरिलाइज का मतलब होता है डिटॉल वगैरह में डाल करके उसको अच्छे से खौला देना ताकि उसमें से सारे जर्म्स निकल जाए. जर्म फ्री करना को स्टेरिलाइज करना कहते हैं. तो उसको एक टेबल पे बिछाता है और उस पर अपने जितने भी ऑपरेशन का जो भी टूल्स होता है उसको खोल देता है. ठीक है. टोकोनोमा क्या होता है? टोकोनोमा एल्कोव ये एक तरीके का जापानीज़ घर होता है. मतलब जापानीज़ के घर में एक तरीके का आप कह सकते हैं फ्लावर अरेंजमेंट करने के लिए जैसे चटाई हम लोग रखते हैं ना, वैसा चटाई मैट के जैसा उसको बोलते हैं. वो रखने के लिए एक नॉट एग्जैक्टली चटाई भी नहीं होती है, छोटा सा बैम्बू का बना हुआ पीस होता है जैसे पेंटिंग वगैरह किया होता है. लेकिन कोई सामान रखने के लिए हम लोग ज़मीन पे बिछाने के लिए उसको यूज़ करते हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ताकि उसको बिछा के उसके ऊपर चीज़ें रख सके. वो पीस ऑफ आर्ट होता है, वो सजाने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है या फ्लोर और वॉल को सुंदर दिखाने के लिए. तो वो उसको बिछाता है. उसको टोकोनोमा एल्कोव बोला जाता है. जापानीज़ के घरों में जनरली उसको या फ्लावर वगैरह रखने के लिए सजाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो वो उसको बिछा देता है फटाक से और उसके ऊपर अपने जितने भी ऑपरेशन के जो सामान थे उसको खोलता है. फेच टावल्स ही सेड. अब वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है कि डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं लेकिन जितने भी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं वो नर्स और बाकी सारे हेल्पर्स जो होते हैं उनके वो लोग करते हैं. ठीक है. और वो उन लोग का आदत होता है कि वो लोग इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं. वो लोग बस खड़े रहते हैं कि अभी नाइफ दो, अभी सूचर दो, अभी ये दो, अभी नीडल दो वगैरह वगैरह. वो लोग बस ऑर्डर करते हैं. ठीक है. वो लोग ये नहीं कि जा करके ला रहे हैं. वो तुरंत वहाँ पे नर्स वगैरह होती है वो लोग देते जाते हैं. उसको वही आदत है. तो कहता है फेच टावल्स, जल्दी से टावल लेकर के आओ, जल्दी से तौलिया लेकर के आओ. वो ऑर्डर देता है किसको? हैना को. शी वेंट ओबीडियंटली. और वो भी बिल्कुल आज्ञाकारी नर्स की तरह वहाँ पे चली जाती है वहाँ से टॉवल लाने के लिए. बट हाउ एंक्शियस नाउ टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स. और वो भी जल्दी से जाती है और एकदम ओबीडियंट
नर्स की तरह, और वहाँ पे लेकिन अभी वो घबराई हुई है, उसकी घबराहट अभी कम नहीं हुई है, वो अभी भी उतनी घबराई हुई है। और शेल्फ़ होता है, शेल्फ़ पे लिनन एक मटेरियल होता है, टेबल का क्लॉथ का, कपड़ों का मटेरियल होता है, वो उसको वहाँ पे बिछे होते हैं, वो शेल्फ़ के पास जाती है और वहाँ से जितने टॉवल्स होते हैं उसको लेकर आ जाती है। There ought also be an old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और उनमें से कोई एक ये बात बोलता है कि ज़मीन पे एक और हम लोग को कवर डालना होगा, कुछ ना कुछ तो कवरिंग होनी चाहिए, ताकि जो फ्लोर कवर किया हुआ है, मैंने बताया था आपको कि सदाव के फादर के कमरे में उनको रखा गया था, और उनका जो कमरा था उस पर ज़मीन पे बहुत फाइन मैटिंग की हुई थी, फ्लोर पे बहुत अच्छे से गद्दा या जैसे हम लोग कालीन बिछाते हैं वैसे जो मैट बिछा हुआ था वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही फ़ाइन था, बहुत ही अच्छा था। तो उनमें से कोई कहता है कि क्योंकि ऑपरेशन करने से तो बहुत ब्लड निकलता है ना, तो इसीलिए वो लोग में से कोई कहता है कि हम लोग को यहाँ पे नीचे कुछ और भी बिछाना होगा, नहीं तो पूरा का पूरा फ्लोर ख़राब हो जाएगा ब्लड की वजह से, ब्लड के दाग की वजह से। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs at cold nights, and took an armful of them. और वो फटाफट जाती है जल्दी से, और पीछे बरामदा में वहाँ पे जो उसका गार्डनर था वो मैट्स रखा करता था। ठंड में फूलों को क्या हो जाता है, पाला लग जाता है, ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वो क्या करता था, मैट्स रखता था, ताकि जो गार्डन में श्रब्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको उस पर रखा जा सके, ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए में भी, तो या कवर करने के लिए तो मैट रखता था वो। तो वो क्या करती है, फोल्ड कर करके जो मैट्स रखा था उसके कुछ टुकड़े वहाँ पे फोल्ड कर करके रखे हुए थे, वो फटाफट बरामदा में जाती है और वहाँ से वो सारे आर्म फुल करके, यानी कि इस तरीके से पकड़ करके उठा के किसी चीज़ को ले आना, तो वैसे उठा करके ले आती है। when she went back into the room she saw this was useless. लेकिन वो जब तक रूम में पहुँचती है तो उसको ये दिखाई देता है कि उसका वो लाना बेकार रहा। क्यों भाई, क्यों बेकार हो गया? The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. अब वो इस तरीके से लेटा हुआ है, घाव यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली उतने देर से वो लेटा हुआ था, तो ज़मीन पे ही लेटाया गया था उसको, तो ऑलरेडी वहाँ से तो ब्लड सोक कर ही रहा था, है ना, वो जो खून था ज़मीन पे वो ऑलरेडी मैट पे वो लग चुका था, उसके नीचे जस्ट उसके नीचे खून पूरी तरीके से फैल चुका था, और इसी वजह से उसको लाना, वो मैट को अब बिछाना बेकार होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो गंदा हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इसलिए वो कहती है कि वो जब तक वहाँ पहुँची तब तक वो यूज़लेस हो चुका था उसका मैट को लाना। खैर, ओह द मैट शी क्राइड। लेकिन लेडीज़, विमेन, मैंने आपको बताया था कि लेडीज़ अपने घर के हर एक सामान, बेडशीट, पिलो कवर, चादर, क्विल्ट, ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है। किसी पे कोई तरीके का दाग ना लगे, किसी पे कोई चीज़ गिर ना जाए, वो दाग लग गया तो फिर जाता नहीं है, तो उसको 10 उपाय करती हैं उस दाग को छुड़ाने के। तो ये सारे ऑब्सेशंस उनको होते हैं अपने सामान से, इसीलिए ये भी चिल्लाती है कि ओह मेरा मैट, यानी कि जो फ्लोर पे जो बिछा हुआ था, जो कालीन या जैसा भी मैटिंग किया हुआ होगा, जिसके वजह से खून की वजह से जो कि ख़राब हो गया, तो कहती है ओह मेरा मैट। येस इट इज़ रूइंड, सदाव रिप्लाइड। और सदाव बड़े नॉर्मल टोन में बोलता है हाँ बर्बाद हो गया तुम्हारा मैट, एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ हो गया, तुम्हारा मैट बर्बाद हो गया, बस अब बस करो। हेल्प मी टू टर्न हिम, अब हमको हेल्प करो कि हम उसको उल्टा कर सकें, क्योंकि घाव पीठ पे लगा है ना, और उसको घुमाना होगा ऑपरेट करने के लिए। तो कहती है, वो कहता है कि हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड है, वो उसको निर्देश देता है, आदेश देता है कि जल्दी उसको टर्न करो, हमको उसको ऑपरेट करना है, मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और वो अभी टाइम था कि ऐसे जनरली वाइफ्स को आप ऑर्डर दो तो वो उस काम को करने में थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती हैं, उनको प्यार से बोलना होता है तो कर देंगी, लेकिन यहाँ कमांड करोगे तो थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन अभी हैना को जैसे जैसे कमांड किया जा रहा था वो वैसे वैसे कर रही थी, बिल्कुल आज्ञाकारी, एकदम पालन कर रही थी आज्ञा का सारा, तो बिना किसी वर्ड के वो फटाक से उसको ओबे करती है, यानी उसकी बात मानती है और उसको टर्न करने में हेल्प करती है। अब वो उसके पीठ को धोना शुरू करता है, एकदम ध्यान से उसको पोंछना धोना शुरू करता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम शी सेड, और वो बताती है कि यूमी ने इसको धोने से मना कर दिया।
इसको वॉश करने से मना कर दिया यूमी। देखो ना यूमी कैसी है, मना कर दी इसको वॉश करने से। सदाव आस्क्ड सॉरी डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, और सदाव पूछता है कि क्योंकि उसका फ्रंट हाफ तो साफ़ था, क्लीन था, पूरी तरीके से अच्छे से साफ़ किया हुआ था। तो वो बोलती है कि वो जैसे ही बताई कि यूमी इसको क्लीन करने के लिए मना कर दी, तो पूछता है तो तुमने इसको साफ़ किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स येस शी सेड, मतलब जैसे ही वो बोलती है उसको कि यूमी ने इसको साफ़ करने के लिए मना किया, तो ऐसे एकदम स्विफ्टली ऐसे मुड़ता है और बोलते हैं कि तो तुमने किया इसको साफ़। एकदम होता है ना तुरंत झटके से, तुरंत मतलब बिना कि यकीन नहीं हुआ मुझे इस बात का, वैसे झटके से ऐसे मुड़ता और बोलते हैं तो तुमने इसको क्लीन किया। और वो कहती है हाँ हम किए। येस शी सेड। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शंस व्हेन ही वॉज एट वर्क। और वो उतना ध्यान नहीं देता है कि हाँ बोली कि ना बोली, पता नहीं क्या बोली, उतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे मुड़ के तुमने इसको साफ़ किया और अपने काम में वो लग गया। वो हाँ बोली ना बोली उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको पता है कि जब ये काम में होता है तो इतना ही घुस जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, इतनी अब्जॉर्ब हो जाता है अपने काम में, तो उसको ऐसे अब्जॉर्प्शन का आदत है। ये हैना को ऐसे उसको देखने का आदत है कि वो ये जब काम करने लगता है तो ऐसे ही घुस जाता है। आप ये चीज़ का झगड़ा हमेशा घर में देखोगे, जनरली क्या होता है कि अगर हस्बैंड्स फ़ोन में लगे हैं या लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं या न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, यहाँ से वाइफ मतलब पूरी रामायण भी ख़त्म कर दे तो वो करते हैं और उसके अलावा जवाब नहीं देते हैं कुछ भी। तो ये बहुत इरिटेटिंग होता है उनके लिए, बहुत अनोइंग होता है। इसकी वजह से बहुत झगड़े होते हैं बहुत घरों में कि हम बकबक किए जा रहे हैं, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। लेकिन यहाँ पे हैना अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि जब ये अपने काम में है तो इसका पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पे होगा, ये किसी और तरफ पे ध्यान नहीं देगा, तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है और इसीलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मेरी बात सुना या नहीं सुना। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was the work he did so excellently. She wondered for a moment, वो एक मोमेंट के लिए सोचती है कि सोचना विचार करती है if it mattered to him, कि उसको ज़रा सा भी इस बात का फ़र्क पड़ता है इससे कि what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently, कि जिस बॉडी पे वो काम कर रहा है, यानी कि मतलब उसको सदाओं को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ जो लेटा है वो कौन है, वो दुश्मन है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो क्या है, वो उसके लिए बस एक बॉडी है और वो एक्सीलेंटली उस पर काम करता है, मतलब वो जान लगा देता है, वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। इसलिए बिल्कुल उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो सामान पे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है उस टाइम पे वो सिर्फ उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है, वो इंसान नहीं होता, उसके लिए बॉडी होता है, पीस ऑफ बॉडी होता है जिसको वो ऑपरेट कर रहा है, उसको वो उस जॉब को अपने काम को एक्सीलेंटली करता है। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो जो लेटा है वो उसका दुश्मन है, वो बॉडी किसकी है। ठीक है। यू विल हैव टू गिव द anesthetics if he needs it, he said. और वो कहता है हैना को कि तुमको इसको एनेस्थीसिया देना होगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। एनेस्थेटिक का मतलब बेहोश करना होगा। एनेस्थेटिक, ठीक है, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो तुमको इसको एनेस्थीसिया देना होगा अगर ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि देखो ऑपरेशन वो ठीक है, बेहोश है अभी फ़िलहाल, लेकिन एनेस्थीसिया क्या करता है, बॉडी को सुन कर देता है। ठीक है, कि आपको कितना भी दर्द हो वो फील नहीं होगा, काट भी दे रहे हैं तो फील नहीं हो रहा है। ठीक है, एनेस्थीसिया में यही कि ऑपरेशन करते हैं तो बॉडी को काटा जाता है, तो काटने का दर्द नॉर्मल होश में इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि उसके सामने उसको होश में रह करके उसको ऑपरेट किया जाए। ये दर्द बहुत ख़तरनाक होता है, तो शायद वो बर्दाश्त के बाहर है ऑब्वियसली, इसीलिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो अभी तो वो बेहोश ऐसे है, सेंसेस में नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी को तो सब कुछ पता चल रहा है ना, वो अपने यहाँ से सेंसेस में नहीं है। एनेस्थीसिया में बॉडी सुन हो जाती है, यहाँ से आप सेंसेस में रहते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन से पार्ट में और कितना डोज दिया जाता है उसका। तो यहाँ से आप सेंसेस में अभी वो नहीं है, लेकिन बॉडी उसकी पूरी काम कर रही है, उसको शायद दर्द भी हो रहा होगा, तो अगर उस पर और ऑपरेट किया जाएगा तो हो सकता है वो जाग जाए, वो सेंसेस में आ जाए बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से, है ना, तो वो छटपटाएगा और वैसे में ऑपरेशन में खतरा हो सकता है। तो
इसीलिए वो कहता है कि अभी तो फ़िलहाल ये बेहोश है, चलो ठीक है, लेकिन जब हम ऑपरेट करेंगे उस टाइम पे अगर ये होश में आने की कोशिश करता है, इसको होश आता है, दर्द होता है, तो ये चीखेगा या कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे, इसलिए तुमको इसको एनेस्थीसिया देना होगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। आई शी रिपीटेडली ब्लैंकली बट नेवर हैव आई, वो पूछती है कि हम एनेस्थीसिया देंगे, मैंने कभी दिया नहीं है। वो एकदम झटके से 3-4 बार पूछती है, मैं दूंगी, हम देंगे, ऐसे करके वो पूछती है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी भी किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया है। तो उसको ये बात थोड़ी सी शॉकिंग लग रही है कि हमको क्यों बोल रहा है देने के लिए। इट इज़ ईजी इनफ ही सेड इम्पेशेंटली, तो वो कहता है कि बिल्कुल ही धीरज के साथ, बहुत अच्छे से धीरज के साथ वो कहता है कि अरे बहुत आसान है, डॉक्टर्स को सब आसान लगता है, डॉक्टर्स अगर सिखाने पे आ जाए तो वो सब सिखा देंगे कि हाँ इसको ऐसे सुई दिया जाता है, इसको ऐसे काटो ना, मतलब ये वाला लेयर कटता है, ये वाला ऐसे होता है, ये वाला ऐसे होता है, इतनी इजीली वो बता देते हैं। पूरे 3-4 घंटे का ऑपरेशन की लगेगा क्या, जस्ट अ पीस ऑफ केक, हलवा है, ठीक है वैसे तो। लेकिन वो कहता है कि अपनी वाइफ को कहता है कि अरे बहुत आसान है, एनेस्थीसिया देना कोई बड़ी बात नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली। और अभी याद करो समंदर पे जब उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था तो क्या हुआ था, समंदर पे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, तो वो इन लोगों ने क्या किया था, उस पर मॉसेस से उसको कवर कर दिया था, पैक कर दिया था, है ना। मॉसेस यानी कि वहाँ पे जो ग्रीन एल्गे प्लांट होता है वो, उससे उसको अच्छे से पूरा कवर कर दिया था ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए। और ऐसा हुआ भी था, वो काम भी किया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मॉसेस काफ़ी पुराने एंशिएंट समय से ही हम लोग को पता है कि वो एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है, उस वजह से। तो अभी वो मॉसेस को जैसे ये लोग खोले, कि सदाव खोला ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन तो उसके घाव में होना है ना, तो ऑपरेशन के टाइम पे जैसे ही मॉसेस को खोलता है तो ब्लड बहुत तेज़ी से बहना शुरू हो जाता है। ही पियर्ड इनटू द वुंड with the bright surgeon's light fastened on his forehead। और आपने देखा होगा कि सर्जन जब ऑपरेशन करते हैं तो उनके सर पर, उनकी टोपी जो होती है उस पर एक बल्ब लगा होता है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली फोरहेड पे एक बल्ब लगा होता है, ताकि वो जब ऑपरेट करे तो प्रॉपर लाइट हो, क्योंकि दूसरा कोई लाइट अगर दिखाए और फिर ऑपरेशन हो तो बहुत थोड़ा सा इंटरफेयरिंग लगता है, इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो इधर दिखाओ उधर दिखाओ, ऐसे करो वैसे करो, बोलना, क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा होना, इसको किस हिसाब से 1-1 सेकंड पे लाइट चाहिए, इसको किस डायरेक्शन में 1-1 सेकंड पे लाइट दिखाना है, ये उतना अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम लोग किसी को लाइट दिखाते भी हैं तो 10 बार हम लोग को बोलता है ठीक से दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ, ऐसे करके। तो यहाँ पे इसीलिए डॉक्टर्स को क्या किया था कि उनके जो उनका जो हैट कैप होता है उसमें एक बल्ब यहाँ पे फोरहेड के पास लगा होता है, तो वो जब जैसे ही घाव को खोलता है तो उससे ब्लड बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से फ्लो होना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। तो वो अपने उस कैप वाले लाइट से बहुत अच्छे से पियर करके, यानी झांक करके एकदम गौर से उस घाव को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। फास्टेन का मतलब बंधा होना, टाइट बंधा होना, ठीक है। तो उसकी टोपी पे ये जो बल्ब, जो टॉर्च है वो बंधा हुआ है, और सर्जन लाइट्स बोलते हैं उसको, उससे वो अच्छी तरीके से घाव को देखता है। द बुलेट इज स्टिल हियर, और वो क्या ढूंढ रहा था, वो बुलेट ढूंढ रहा था, वो पीस ऑफ बुलेट जो उसको हिट किया वो अभी भी वहाँ है, कि वो निकल गया, वो ढूंढ रहा था। तो वो देखता है कि उसको, जो उस लाइट से जब देखता है अच्छे से तो उसको नज़र आता है कि बुलेट अभी भी वहीं पे है, यानी कि वो जो गोली उसको लगी थी वो अभी भी वहाँ घाव में फंसी हुई है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, लेकिन वो बहुत आराम से ये बात बोलता है, ठीक है। नाउ आई वंडर हाउ डीप द रॉक वुंड इज, और ये तो बुलेट था, वो अभी भी अंदर था, लेकिन डॉक्टर्स हैं, ये लोग डेली यही देखते हैं, तो इन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत आराम से बोलता है कि गोली अभी भी यहीं है। हम लोग बोलेंगे गोली अभी भी यहीं है, और वो कहेगा गोली अभी भी यहीं है। तो बहुत आराम से वो कहता है, कूल इंटरेस्ट के साथ, और वो कहता है कि पता नहीं, मुझे टेंशन इस बात की हो रही है, जो पत्थर से जो चोट लगी है वो सब कितनी गहरी है, अब मुझे वो देखना है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अब देखो, क्योंकि दूसरे तरफ भी घाव लगी हुई है उसको पत्थर के चोट से, तो वो कहता है कि अगर जो पत्थर से जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुई
तो बुलेट निकालना आसान होगा, गोली निकालना उस समय फिर आसान होगा उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है कि बस मुझे अब ये चेक करना है कि जो पत्थर से उसको चोट लगी है वो कितनी गहरी है, क्योंकि अगर वो गहरी नहीं होगी तो बुलेट निकालना आसान होगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट सो मच ब्लड। लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि आप इमेजिन करो वो काफ़ी समय से घायल था, अब उसको कब गोली लगी है, कितने टाइम वो पानी में रहा है, कितने टाइम वो इधर से चोट खाते उधर पटकाते उधर लुढ़कते हुए कहाँ कहाँ से कैसे पहुँचा है वहाँ तक, उस समय अब उसकी बात भी नहीं हुई है कि अभी तक वो होश में ही नहीं आया जो उससे पूछा जाए। तो उतने समय से उतना ब्लड निकल जाना, काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। और जो ब्लीडिंग था वो बहुत डीप ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, बहुत गहरा ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, यानी कि ब्लड बहुत ख़त्म हो चुका है उसकी बॉडी में, ठीक है। ब्लड ब्लीडिंग नहीं होने का मतलब कि ब्लड ऑलमोस्ट बहुत सारा ब्लड बह चुका है, ठीक है। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी, गहरा ना होना, ठीक है। ऊपर ऊपर से जो बहता है छलका हुआ हल्का हल्का, तो उसको सुपरफिशियल कहते हैं। तो जो ब्लड था वो बहुत हल्का हल्का धीमा धीमा बह रहा था, ऊपर ऊपर से बह रहा था। जबकि अगर किसी को काट दिया जाए या बुलेट का वुंड खोल दिया जाए तो ब्लड बहुत तेज़ी से बहेगा, लेकिन अब ब्लड जो है वो बहना बंद हो गया था, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था, ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट सो मच ब्लड, इसने काफ़ी ब्लड इसका बह चुका है, काफ़ी ब्लड खो दिया है इसने। एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड, अभी हैना टेंशन में आ जाती है। चोक्ड का मतलब ऐसे तो गले में कुछ अटकना होता है, चोक का मतलब गले में कुछ फंस जाना लेकिन या सरक जाना, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि हैना की हालत अब ख़राब हो जाती है, वो टेंशन में आ जाती है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, वो ऊपर देखता है, जैसे ही हैना सरकती है ये देख करके चौंक जाती है कि ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है। तो सदा ऊपर देखता है अपना काम छोड़ करके, उसका चेहरा देखता है तो बिल्कुल ही उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कलर ऑफ सल्फर का मतलब उसके चेहरे का रंग बदरंग हो चुका था, बिल्कुल ही कलर उड़ गया था उसके चेहरे का। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसको अपनी बीवी के बारे में पता है, क्योंकि जनरली लोग ऐसे पैनिक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये बहुत टफ होता है ऐसे सिचुएशन, सब लोग नहीं देख सकते। वो डॉक्टर है, वो रोज़ देखता है, उसको आदत है ऐसे सिचुएशंस को देखने की, तो वो बहुत नॉर्मली हैंडल कर रहा है चीज़ों को। लेकिन हैना के लिए ये सब कुछ बहुत नया है, ये सुनना, एक तो ऑलरेडी टेंशन होना कि पता नहीं पुलिस कब आ जाएगी मेरे घर पे, मेरे नौकर कब धोखा दे देंगे मुझे, कब जा कर के कंप्लेन कर देगा कोई, किसी को पता चल जाएगा कि हमने घर में एक अमेरिकन को रखा है। दूसरी चीज़ कि हम लोग अब इसको ऑपरेट भी कर रहे हैं, अगर कोई आ भी जाता है अभी घर में तो वो ये थोड़ी मानेगा कि आप इसको ऑपरेट कर रहे हो क्योंकि आप इसको हम लोग के हवाले करना चाहते हो। वो लोग तो ये समझेंगे कि तुम लोग एक अमेरिकन की मदद कर रहे हो, तुम लोग मेरे दुश्मन हो, तुम एक अमेरिकन का मदद कर रहे हो मतलब तुम लोग हम लोग से गद्दारी कर रहे हो, तुम लोग हम लोग के दुश्मन हो, ठीक है। तो अभी ऑपरेट करने का तुमको इसको मार देना चाहिए, तो तुमको इसको ऑपरेट करने का क्या ज़रूरत था। कोई भी अभी जापानीज़ पुलिस आ जाती है तो वो यही बोलेगी, यही साफ साफ यही बोलेगी कि तुम्हारा ये दुश्मन है, तुम इसको घर में क्यों लाए, या तो तुम इसको मार देते या तो तुम लोग हम लोग इसके हवाले कर देते हम लोग को। क्योंकि आप देखे हो कि ये सब कई कुछ कंट्रीज़ में ये सब चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नॉर्थ कोरिया में आपने सुना ही होगा चीज़ें किस तरीके से चलती हैं, या पहले आपने हिटलर के बारे में सुना ही होगा, उस टाइम पे चीज़ें कैसी थी। तो बहुत हो सकता है World War II के टाइम पे भी सिचुएशंस ऐसे रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे पेट्रियाटिज़म पे खिलवाड़ नहीं कर सकता था कोई। तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग अभी समझो एक क्राइम कर रहे थे, ये लोग ऐसे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे थे, एक ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म होता है, बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है। तो ये लोग बस अपना काम कर रहे थे, सर्वोपरि होता है कर्म, तो अपना काम कर रहे थे। और ये लोग, लेकिन दूसरे के नज़र में ये लोग गलत थे। ये लोग दूसरे की नज़र से अगर देखा जाए, जापानीज़ पुलिस की नज़र से देखा जाए तो ये लोग गद्दारी कर रहे थे, ठीक है। तो अगर कोई ये लोग घर में आ भी जाता है, कोई पुलिस आ भी जाती है, तो ये लोग कितना भी समझाएंगे कोई इनकी बात समझेगा नहीं, कोई इनकी बात मानेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये थी। तो इतना सारा टेंशन ऑलरेडी चल रहा था हैना के दिमाग में, ठीक है।
अब वो खून देख रही है उतना, अभी थोड़ी देर पहले उतना खून बहा, जैसे ही मॉस को हटाया गया वैसे ही खून बहुत बहने लगा। फिर अब देख रही है कि खून बंद हो गया है और सदाव ये कह रहा है कि खून जो है वो इसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद खून चढ़ाना मस्ट होता है। अगर कोई भी आप ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें खून बहता है तो ऑपरेट करने का मतलब है कि खून निकलेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है किसी किसी ऑपरेशन में, कई बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होता है जिसमें बॉडी का सारा ब्लड निकल जाता है, तो इमीडिएटली खून चढ़ाते रहना होता है। तो खून चढ़ाते नहीं रहना होता, मतलब चढ़ाना पड़ता है ताकि ब्लड मतलब बॉडी में ब्लड लॉस ना हो जाए। तो यहाँ पे वो देख रही कि अब क्या करेंगे, अगर सारा ब्लड बह चुका है तो इसका ब्लड आएगा कहाँ से इसकी बॉडी में, ठीक है, क्या करेंगे, ब्लड कहाँ से लाएंगे हम लोग, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए सदाव कहता है बेहोश मत हो जाना तुम, ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, इतना अभी ऑपरेशन उसका ऐसा थोड़ी कि उसका पेट खुला करके या उसका घाव खुला करके और पीठ खोल करके और इधर ये बेहोश हुई तो इसमें लगना होगा, तो वो अलग सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए वो कहता है बेहोश मत होना तुम, डोंट फेंट। He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. और वो चीरते फाड़ते ही कह रहा है बेहोश मत होना तुम, अगर, क्योंकि वो अपना हाथ नहीं रोक सकता था। वो कहता है अगर मेरा हाथ रुका, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट नीचे रखा, मैं ऑपरेशन करना मैंने बंद किया, ये श्योरली मर जाएगा। क्योंकि वही बोला ना मैंने कि अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप उसको ऐसे खुला छोड़ दिए हो, क्योंकि उस आदमी का ब्लड बहुत बह चुका है, ऐसे नहीं हो सकता है कि उसको बहुत देर तक वैसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। और वो ऐसे करके अपना मुंह बंद करती है, क्लैप जोर से अपना मुंह बंद करती है जैसे उसको वॉमिटिंग आ रही हो, क्योंकि वो सब देखना, मैंने बोला सब लोग नहीं देख सकते हैं, फ्लैश ब्लड थोड़ा डिस्गस्टिंग होता है सबके लिए, वैसे ये देखना, या बीपी लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, जिनका टॉलरेंस कम होता है, सीधी बात, वो लोग ये सब नहीं देख पाते हैं। तो वो इसी तरीके से अपना हाथ अपने मुंह पे ज़ोर से बंद करती है और वहाँ से दौड़ जाती है रूम के बाहर जाने के लिए। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग बट ही वेंट ऑन हिज वर्क। और वो सीधा यहाँ से दौड़ करके कहाँ जाती है, गार्डन में जाती है। और गार्डन में पहुँचते के साथ आवाज़ आती है कि रेचिंग का मतलब होता है जैसे आवाज़ करके वॉमिटिंग करना, एक साउंड जैसे कि वॉमिटिंग आ रही हो तो ज़ोर ज़ोर से वॉमिट करने के टाइम पे, हाँ, तो उसको रेचिंग बोला जाता है। तो वो सुनता है कि वो गार्डन में जा कर के उल्टी कर रही है, वॉमिट कर रही है, वो भी ज़ोर ज़ोर से, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसको मतलब ऑब्वियसली किसी की वाइफ की तबीयत अचानक वैसे वॉमिटिंग कर रही है, वो भी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से, तो उसको तबीयत ख़राब है, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तभी ना हम लोग ऐसे वॉमिट करते हैं, कुछ देख लेते हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है तो लेकिन वो अपने काम को कंटिन्यू करता है, वो रुकता नहीं है, वो ये नहीं कि अपनी बीवी के पीछे भाग जाता है, नहीं, वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है। तो दिस शोज़ कि वो कितना ही डेडिकेटेड है और वो पूरी तरीके से उस आदमी को बचाने के लिए अपना डेडिकेशन पूरी तरीके से लगा रहा है। वो उसको पता है कि मेरी वाइफ को क्या चीज़ बर्दाश्त है, क्या चीज़ नहीं है, वो क्या टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि घाव, खून, फ्लैश, ऊपर से बार बार ये बोल देना कि मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो मर जाएगा, ब्लड लॉस हो गया है, तो ऐसे अगर आपकी तबीयत ख़राब भी रहे तो आप तुरंत रिकवर कर लोगे। यहाँ कोई टेंशन रहती है ना तो वो आपको जल्दी ठीक नहीं होने देता है। ये टेंशन हैना को ज़्यादा थी क्योंकि ये अगर अभी इसका ये हाल है, ब्लड लॉस हो चुका है, ऊपर से हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि ना वो होता है ना कि हलक का कांटा या कुछ बोला जाता है, गले में हड्डी फंसना, ना निकलता है ना निकलता है, ना अंदर जाता है ना निकलता है, वैसा वाला हाल हो गया था इसका कि ना बाहर जा रहा है, ना उसको फेंकते बन रहा है, ना उस इंसान को घर के बाहर छोड़ सकते हैं। अब घर के अंदर ले आए हैं तो उसको करे तो करे क्या, ऑपरेशन चल रहा है, अगर यहाँ मरा तो भी सवाल आएगा, वहाँ मर जाता है, अगर यहाँ पे कुछ हो जाता ऑपरेशन करते करते तो भी ये सदाव हो सकता है अपने आप को ब्लेम करने लगे कि वो उसको बचा नहीं पाया, लेकिन स्टिल ही ट्राइड। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उस आदमी की कंडीशन, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, क्या होगा हम लोगों को नहीं पता, वी रियली डोंट नो दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन।
So we'll find out in the next lecture that what happens with the prisoner. Does he live or does he die? वो जिंदा होता है या मर जाता है? Thank you.